बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सपोजिटरीज के बारे में भी एक छोटा सा टच लेते हैं, जिसके आपके लिए एक रिवीजन हो जाए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके जहन में आ जाए। सपोजिटरीज के बारे में पॉइंट पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या चीज। ये या तो सॉलिड होते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म में होते हैं, या फिर ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में होते हैं। तो ये आपने पहला ये नोट करना है, ठीक है। ये सिर्फ सारे सारे सॉलिड नहीं है, सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों हो सकते हैं। मास होते हैं जिसको आप यूज करते हैं एक मकसद के लिए, कि कौन सा मकसद है कि इसको जिस्म के अंदर जो ऑरिफिस होते हैं उनके अंदर डालना पड़ता है। इंसर्ट इन बॉडी ऑरिफिस या कैविटीज। अब ये क्या है? रेक्टम है। रेक्टम बॉडी का कैविटी है। वजाइना एक ऑरिफिस है। यूरिथ्रा भी एक ऑरिफिस है। तो रेक्टम है, इसको बोलते हैं रेक्टल सपोजिटरीज। अगर एक टॉपिक आ जाए टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, तो जो रेक्टम में डाला जाता है रेक्टल सपोजिटरीज, इसका मुझे एक वजन भी मिला, 2 ग्राम तक इसका वजन है। विजाइनल सपोजिटरीज 5 ग्राम तक हो सकती है, यूरिथ्रा का मुझे नहीं मिला। तो रेक्टम सपोजिटरीज, विजाइनल सपोजिटरीज, यूरिथ्रल सपोजिटरीज, ये यूरिथ्रा में, विजाइना में और रेक्टम में डाला जाता है। ठीक। सपोजिटरी से आपको लोकल इफेक्ट, यानी जिधर आप डालते हैं उधर ही आपको इफेक्ट चाहिए। अगर विजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन है, आप विजाइना के अंदर डाल देते हैं, तो विजाइना के अंदर ही इसका इफेक्ट होगा, इधर उधर इसका वो नहीं जाएगा। ये खून के अंदर शामिल नहीं होगा ये दवाई, सिस्टमिक इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बाज औकात ऐसा भी है कि अगर आप रेक्टम में डाल देते हैं, रेक्टम के अंदर खून की रगे हैं, रेक्टम के अंदर अगर कोई सपोजिटरी रेक्टम में डाल दिया जाए, तो उसका जो ड्रग है सपोजिटरी से बाहर आकर रेक्टम के अंदर जो खून की नालियां हैं उनके अंदर जाकर एब्जॉर्ब करके आके ब्लड सर्कुलेशन में जाए। ये फार्माकोलॉजी और बायो फार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो रेक्टम होता है उधर भी खून की नालियां होती है, और काफी हद तक वो हेपाटिक को एक हद तक बाईपास भी कर रहे थे, हेपाटिक मेटाबॉलिज्म को। सो बहरहाल वहां से आ रहा है। तो रेक्टम, वजाइना, यूरिथ्रा लोकल इफेक्ट है, सिस्टमिक इफेक्ट दोनों पे है। इनके बारे में सबसे वो बात, स्पेशल बात है कि ये या तो मेल्ट करेगा, जैसे आप बॉडी कैविटी में डाल देते हैं, बॉडी गर्म होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका अपना टेम्परेचर है। तो ये या तो उसमें पिघल जाएगा और अपनी दवाई रिलीज करेगा, ये या तो पिघल जाएगा, एक ये तरीका है, मेल्ट हो जाएगा। या फिर ये अगर मेल्ट नहीं होगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। जिस कैविटी में आप डालते हैं उसी के अंदर पानी भी है, सिक्रीशन भी है, तो सिक्रीशन के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा बॉडी से। ये दो इसके स्टाइल होते हैं। इससे आपको लोकल इफेक्ट भी मिल सकता है, जिधर डाला उधर ही इफेक्ट मिलेगा, और सिस्टमिक इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये तो इसका होगा। इन्फेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हिमोराइड है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं लोकल इफेक्ट, विजाइनल इन्फेक्शन है वगैरह। क्राइटेरिया फॉर सपोजिटरी बेस। अब देखो, जब आप सपोजिटरी बनाते हैं तो सपोजिटरी में भी बेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक खास शेप दिया जाता है सपोजिटरी को, और बॉडी कैविटी में डालना पड़ता है। तो इसके अंदर ड्रग भी तो होगा। अब ड्रग कहाँ पर होगा? डायरेक्ट ड्रग तो आप डायरेक्ट ड्रग तो नहीं डाल सकते हैं। वो ड्रग किसी बेस में डालना पड़ेगा ताकि वो उसको कैरी कर सके। और हम ये बातें कब से मलजन भी पढ़ रहे हैं कि मलजन भी वो ड्रग को कैरी कर रहा है, ऑइंटमेंट भी कर रहा है। तो ये आपका सपोजिटरी भी है, लेकिन वो अपना एक खास शेप होता है। खास शेप होता है, जिस ऑरिफिस के अंदर डालना पड़ता है उसके हिसाब से उसका शेप बनाया जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ शेप के हैं सपोजिटरीज। आप चेक करें, मेडिकल स्टोर में चले जाएं, उधर रेक्टल सपोजिटरी देख ली, उसकी शेप वगैरह देख ले, गोल है जैसे भी, वो सब आप देख ले। ठीक है। अब हम उधर सपोजिटरी बेस के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बेस जिसके अंदर आप ड्रग डालें, उधर फर्म एट रूम टेम्परेचर। सपोजिटरी बेस रूम टेम्परेचर पर जो है ना बिल्कुल फर्म होना चाहिए। ऐसा ना हो आपने इधर रखा हुआ है और वो पिघल जाता है। रूम टेम्परेचर पर उसको फर्म होना चाहिए, उसको मेल्ट नहीं होना चाहिए बस। नेरो और शार्प मेल्टिंग रेंज, ये मेल्ट होना चाहिए एक शार्प टेम्परेचर पर। यानी सपोज अगर कोई सपोजिटरी 31 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर ये मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाता है, यानी मेल्टिंग शुरू हो जाती है 31 पे शुरू हो जाता है, फिर 32 पर भी ये मेल्ट हो रहा है, 33 34 वो जाकर 40 पर जाकर ये भी मेल्ट हो रहा है। तो ये एक शार्प मेल्ट, ये वाइड रेंज है, ये अच्छा नहीं लगता। इस तरह की सपोजिटरी को फेंक दिया जाता है। अगर वो उसके बीच जो फर्क है बहुत छोटा है, यानी ये 31 से लेकर ये 32 है, या 31 से लेकर 33 है डिग्री सेंटीग्रेड है,
तो हम बोलते हैं कि यार इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प है, शॉर्ट नहीं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एक खास टेम्परेचर पर बस ये पिघलना शुरू हो जाएगा। एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है, तो कम से कम थोड़ा सा रेंज पर 31 32 या 31 33 35 34 भी है, राइट, इस तरह से ये होना चाहिए। मेल्ट जस्ट बिलो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा बिलो मेल्ट होना चाहिए, या फिर बॉडी फ्लूइड के अंदर डिजॉल्व होना चाहिए। ये भी इसके अंदर शर्त है, ये ना हो कि ना तो बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व हो रहा है, ना आपके बॉडी टेम्परेचर पर डिजॉल्व, आपके बॉडी का जब टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये पिघल रहा है 40 डिग्री, तो ये तो बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। इनर्ट होना चाहिए, जो आपके बेस है, जो बेस आप यूज करते हैं, ये जो दवाई आप डालते हो दवाई के साथ इंटरेक्ट ना करे, इनर्ट होना चाहिए, दवाई के साथ कुछ ना करे ये बेस। और ये इरिटेट ना करे पेशेंट को, जिधर डाल रहे हैं, जिधर ऑरिफिस में, जिस कैविटी में डाल रहे हैं, तो उसको इरिटेट ना करे। अगर विजाना है तो विजाना को इरिटेट ना करे, इसे मरीज सूटेबल नहीं है। नो पेशेंट लाइक दिस। एसिड वैल्यू, अच्छा ये कुछ ऐसे वैल्यूज है जो फैट्स के लिए बोला जाता है, ये बायोकेमिस्ट्री में लिपिड वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। लिपिड्स के चैप्टर में सपोनिफिकेशन अपना एक नंबर होता है फैट्स के लिए, आयोडीन वह नंबर होता है, उसमें हेलोजन हेलोजिनेशन नंबर होता है। तो आपने यहाँ पर सब याद रखना है कि एसिड वैल्यू 0.2 से कम होनी चाहिए, एसिड वैल्यू 0.2 से कम होनी चाहिए। सपोनिफिकेशन वैल्यू 200 से 245 के दरमियान होता है। आयोडीन वैल्यू जो है ना वो 7 से कम होना चाहिए। बस ये कुछ इसके टेस्ट होते हैं कि इस तरह रेंज में होगा तो ये होगा। ये आयोडीन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू फैट्स के लिए बोला जाता है, और आपके जो सपोजिटिव बेस है अक्सर फैटी होते हैं। सेलेक्टिंग सपोजिटरी बेस, अब अगर आपने कोई सपोजिटरी बेस सेलेक्ट करना है तो पहले आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, तो एक बात का ख्याल रखना। अगर आपको पता है कि जो ड्रग मेरे पास है ये ऑयल सोलुबल है, आपके पास जो ड्रग है वो ऑयल सोलुबल है, तो ख्याल करना उसको ऑयली बेस में नहीं डालना, उसको एक्वस बेस में डालना है। ये काम करना है। इसकी मैं एक वजह बताता हूँ। अगर आप ऑयल सोलुबल ड्रग को ऑयल के अंदर डाल देते हैं तो वो तो ऑयल के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, ऑयल के अंदर ही पड़ा रहेगा। अब इस सपोजिटरी को आपने जिस्म के अंदर डाला है, जिस्म के अंदर ये डिजॉल्व हो गया, ड्रग ऑयल के अंदर पड़ा रहेगा, ऑयल को छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑयल के अंदर डिजॉल्व है। लिहाजा जब आप सपोजिटरी बेस सेलेक्ट करो तो इस बात का ख्याल रखेगा, अगर आपका ड्रग ऑयल सोलुबल है तो उसके लिए बेस बनाए, एक्वस बेस बनाए। इसी तरह अगर आपका ड्रग वाटर सोलुबल है तो आप इसको खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, वाटर सोलुबल ड्रग के लिए आपने जो बेस इस्तेमाल करना है वो ऑयली बेस होना चाहिए। अगर आप वाटरी बेस यूज करोगे तो वाटर सोलुबल ड्रग वाटर के अंदर रहेगा, और वहां से बहुत स्लो, बहुत बहुत स्लो जो है, बड़े मुश्किल से जो है वो फिर बॉडी में, क्योंकि हमने ड्रग तो रिलीज भी करना है, बॉडी तक ड्रग ले जाना तो था, वो तो चलो लेके गया। अब उधर ड्रग ने रिलीज होना है, रिलीज होने से उस जगह पर असर भी तो करना है। अगर आपका ड्रग रिलीज नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं। अब आपको बेसिस बताएंगे, सपोजिटिव बेसिस दो तरह के, एक वो जो मेल्ट होता है, एक वो जो डिसॉल्व होता है। आपने नाम याद रखना है कि जो मेल्ट होता है वो कौन है, जो डिसॉल्व होता है। तो सपोजिटिव बेसिस में से पहला वो जो मेल्ट होता है, उसमें से नंबर 1 इज कोको बटर। कोको बटर थियोब्रोमोल, वो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा यूज होने वाला, ये जो सपोजिटिव बनाते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा कोको बटर थियोब्रोमोल। ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, ठीक है, कंजील हो जाता है, 32 डिग्री, कंजील, कंजील। और इस 32 के बाद अगर आप थोड़ा सा लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ 32 33, तो ये नरम होना शुरू हो जाता है, सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, और 34 35 तक आके ये मेल्ट हो जाएगा। तो देखो इसका बॉडी बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर के साथ ही हो जाता है कोको बटर। ये आपका बेसिस है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो है पॉलीमार्फिज्म। ये पॉलीमार्फिज्म, शो पॉली मींस मेनी, मार्फ मीन शेप, मेनी शेप, ये शेप अपना चेंज कर लेता है, और ये क्रिस्टलाइज भी हो सकता है। ये पसंद नहीं किया जाती दो बातें। आपने एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रखनी है कि कोका बटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये तो ये पॉलीमार्फिज्म करते हैं और ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आ रहा है वो है वाइटिपसोल। वाइटिपसोल नाम याद रखो, करना पड़ेगा, क्या करें।
वाइटोप्सोल एक बेस है सपोजिटरी में। इसका के अंदर वही बातें हैं ऊपर वाले जैसे हैं, बिल्कुल उसी तरह बॉडी टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाता है। इसके अंदर जो एडवांटेज ये है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते, नो पॉलीमॉर्फिज्म, और 32 और 33 के दरमियान ये भी पिघल जाता है, वाइटोप्सोल एंड कोका बटर। और तीसरा है वीकोबी, जस्ट नाम याद रखना है, वीकोबी। ये तीन जो है ये ऑयल सॉल्युबल बेसिस है, ठीक है, या सॉरी, वो बेसिस है जो मेल्ट हो जाते हैं। अब बेसिस दैट डिसॉल्व, ये दूसरी कैटेगरी, कैटेगरी बी। वो कैटेगरी ए था, आपने तीन नाम याद रखा, इसमें एक है बेसिस दैट डिसॉल्व। ये मेल्ट नहीं होता, डिसॉल्व हो जाता है सपोजिटरी में, तो जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अब एक नया टॉपिक है इसके अंदर, सपोजिटरीज को बनाते कैसे हैं। सपोजिटरीज को बनाने के लिए खाली नाम याद रखिएगा, हैंड रोलिंग। हैंड से मतलब वो सारी चीजें मिक्स करके हैंड से रोल करके दे देते हैं, हैंड रोलिंग। कंप्रेशन ये है कि बाकायदा जैसे टैबलेट बनाते हुए कंप्रेस करते हैं पाउडर को, तो इसके लिए भी हल्का सा कंप्रेशन होगा, ताकि उससे भी एक खास शेप वाला सपोस्टिव बन जाए। जैसे टैबलेट को कंप्रेस करते हैं, टैबलेट अभी तक आया नहीं है लेकिन टैबलेट में तो कंप्रेशन ही कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन है। और तीसरा है फ्यूजन मेथड, फ्यूज कर लेते हैं चीजों को, मेल्ट करके फिर उसको ठंडा कर लेते हैं। तो ये तीन नाम अपने याद रखना है, हैंड रोलिंग, कंप्रेशन एंड फ्यूजन मेथड। ये आपके सपोस्ट्रीज में यूज होते हैं। ये सारी चीजें मैं चाहता था कि सिर्फ इस तैयारी के दौरान मैं टारगेट तक टैबलेट और इमल्जन को पढ़ा के बाकी चीजों को खूबसूरत के हवाले कर दे, लेकिन मैं नहीं जा सकता था कि चलो ये भी हो जाए, ताकि आप लोगों के पास एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स आपके जहन में बहुत सारे आ जाए और वो ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ले सके। तो ये भी इंक्लूड कर दिया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि हम फिर पाउडर की तरफ चले जाएंगे, ग्रेन्यूल्स की तरफ चले जाएंगे, टेबलेट की तरफ जाएंगे, फिर स्लाइट आइडिया कैप्सूल का भी ले लेंगे इंशाल्लाह।